रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण पर बहस चलती जा रही है। मैं राष्ट्रीयकरण से भयभीत नहीं हूँ, न मेरा यह विश्वास है कि उससे हमारी सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। मेरा विचार है कि राष्ट्रीयकरण में किसी भी प्रस्ताव को दो कसौटियों पर कसने की आवश्यकता है। पहले तो यह कि हमें देखना होगा कि उससे सार्वजनिक क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था में महत्व का स्थान मिलता है या नहीं। दूसरा, हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी और व्यवहारिक होना चाहिए। किसी भी मौके पर अगर कोई निजी स्वामित्व वाला उद्योग राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करता है तो उसे सार्वजनिक संचालन में लेने से हमें हिचकना नहीं चाहिए। वर्तमान समय में हमारी प्राथमिकता है विकास को अधिक तेज बनाना, जिससे बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं का समाधान हो सके और इसके लिए न केवल हमारी नीति सही होनी चाहिए बल्कि हमें लगातार ठोस परिश्रम, बचतों में वृद्धि तथा और अधिक पूंजी निवेश भी कर सकना चाहिए। और इसलिए जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि दुर्लभ सार्वजनिक पूंजी उत्पादन के नए क्षेत्रों की ओर उन्मुख हो। हमारे सामने जो आर्थिक लड़ाई मौजूद है उसके लिए हमें अपने शस्त्रागार में अनेक प्रकार के आयुध चाहिए और राष्ट्रीयकरण इन आयुधों में से केवल एक है और ऐसा है जिसे बहुत सावधानी से तथा समझबूझकर उपयोग में लाना चाहिए। यह है पृष्ठभूमि जिसमें मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे बहस के दौरान दिए गए विभिन्न सुझावों पर तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण से संबद्ध संशोधनों पर विचार करें। जैसा कि बहुत समय से पिछली बहसों के दौरान होता रहा है, केंद्र राज्य संबंधों का विशेषतः वित्तीय संबंधों का मामला भी उठाया गया है। इस समस्या से संबद्ध विभिन्न मामलों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से संसद में तथा राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचार विमर्श होता रहा है। उन पर योजना आयोग तथा प्रशासनिक सुधार आयोग जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने भी गहराई से विचार किया है। मैं नहीं समझती कि राज्यों और केंद्रों के हितों में कोई टकराव है। दोनों को ही यह दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में जनता की भलाई के काम को आगे बढ़ाएं। संविधान के अंतर्गत केंद्र को राजस्व के कुछ स्रोत आवंटित किए गए हैं और हमें समान नागरिकता और देश के अंदर माल तथा सेवाओं के मुक्त आवागमन को निश्चित बनाना है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों को काफी छूट है कि वे स्थानीय समस्याओं के हल के लिए अपने विशिष्ट कार्यक्रम तैयार कर सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों को लेकर जो निर्णय संयुक्त रूप में
किए गए हैं उनके अनुसार अब केंद्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि राज्यों के ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय ढांचे में कैसे समायोजित किए जाएं जिससे वे बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, केंद्र सरकार से लगातार पूछा जाता है कि वह पिछड़ी जातियों समेत पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण जलपूर्ति जैसे मामलों के लिए क्या कर रही है। लेकिन अगर केंद्र के पास कतिपय अधिकार न हो तो वह इन जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है। यह भी शिकायत की जाती है कि बड़ी संख्या में गांवों में अब भी पेयजल का कोई प्रबंध नहीं है। अगर आप पेयजल की पूर्ति से संबद्ध समग्र प्रावधान को देखें तो आप पाएंगे कि हमारी योजना में यह पर्याप्त रूप में विद्यमान है। लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि वर्तमान प्रावधान के बावजूद इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है, परंतु इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ग्रामीण जलपूर्ति तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित धनराशि अन्य कामों के लिए उपयोग में न लाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी कभी होता है। जब हम पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि तथाकथित विकसित राज्यों में भी ऐसे स्थल पाए जाते हैं जो पिछड़े हुए हैं और हम जिस नीति का प्रस्ताव करें वह ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे सभी स्थलों का वे कहीं भी क्यों न हों और ज़्यादा तेजी से विकास हो सके। वित्तीय संस्थाओं की नीतियों को भी नया रूप दिया जा रहा है जिससे वे ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहायक हो सकें और जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है, ये सभी योजनाएं तभी फलदायक होंगी जब इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी तेजी से पूरी कर ली जाएगी। माननीय सदस्य ने योजना के पुरानी पड़ जाने की बात कही, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसका ठीक अर्थ क्या है। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र के सामने तात्कालिक कार्य हैं।